हाँ जी, आज की क्लास में जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें कल की क्लास से मैंने वोकैब स्टार्ट किया और वोकैब में ये 7 वर्ड्स कल की क्लास से थे। अगर कल की क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद चूँकि हम नाउन की पहचान करना सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव एज वेल। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की पहचान कैसे करें, और वोकैब भी डेफिनेटली कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को मैं रिवाइज कर देता हूँ, और यही एक तरीका है जो आपको बना के रखेगा इस होड़ में, इस रेस में। एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली, आप भी अपने जगह पे रिवाइज करते रहें। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली है। इंडोलेंट का मतलब मैंने बताया था आपको, लेज़ी, आलसी को बोलते हैं। लुक्रेटिव के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बेनिफिशियल। आप और भी वर्ड्स कर सकते हैं, रेम्यूनरेटिव भी हो सकता है, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। म्यूनिफिसेंट के लिए हमने डिस्कस किया था, काइंड या जेनरस, उदार या दयालु को बोलते हैं। यर्न का मतलब डिज़ायर होता है, इच्छा करना है, ललायित होना है, क्रेव भी हो सकता है। कमेंडेबल का मतलब था एडमिरेबल, प्रशंसा करने योग्य, एडमिरेबल। और स्पेशस का मतलब फोर्जरी था, फर्जी को बोल सकते हैं, फेक को बोल सकते हैं, शेम को बोल सकते हैं। ये सारे सिनोनिम्स थे। तो जितनी बार आप रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करें, और जैसा कि मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप। तो आज जो वोकैब होगी उसका भी आपको इसी तरीके से आंसर देना है, और इस तरीके से हम वोकैब सीखेंगे और ग्रामर सीखेंगे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडवर्ब को कैसे पहचानें। एडजेक्टिव का पहचान हमने सीखी। एडवर्ब सबसे पहले तो बता दूं कि इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। हम जब किसी चीज़ की परिभाषा पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी हद तक एक अंदाज़ा हो जाता है, गैस लग जाता है कि कौन सा पार्ट है, क्या करेगा, क्या इसके फंक्शंस होंगे। हमने देखा विशेषण का मतलब था नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। एडवर्ब का मतलब भी कोई ना कोई ऐसा शब्द है जो विशेषता बताएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विशेषण शब्द जुड़ा हुआ है। फिलहाल जो नाम दे रखा है उससे तो स्पष्टता ये बनती है कि ऐसा कोई शब्द हो जो वर्ब की विशेषता बताए। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द होगा, वो होता है विशेषण। ये चीज़ आपको लिखनी है, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में कहेंगे एडवर्ब, कहलाते हैं। ये एक सिंपल सी बात हमने निकाली इसके नाम से। अब ध्यान से समझेंगे आप कि केवल यहाँ विशेषण मतलब केवल क्रिया की विशेषता ही नहीं है, बल्कि और भी विशेषताएं हैं इसी नाम में। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्रिया के अलावा एक शब्द यहाँ पे दे रखा है विशेषण। भाई एक शब्द तो हमने क्रिया देख लिया, एक शब्द है विशेषण। और जब इसको पूरे को कम्युलेटिव रूप से पढ़ें, पूरे को साथ में पढ़ें, तो है क्रिया विशेषण। तो ऐसे करके कोई एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता ही है, लेकिन वर्ब के अलावा चूँकि यहाँ विशेषण भी नाम है तो ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है। ये एडवर्ब मतलब पूरा नाम क्रिया विशेषण है, तो एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रेपोजिशन की विशेषता बतानी हो, किसी सेंटेंस की विशेषता बतानी हो, किसी कंजंक्शन की विशेषता बतानी हो, तो वो सारे शब्द ही क्या कहलाएंगे? एडवर्ब। तो ऐसा कोई शब्द हो जो इनमें से किसी की विशेषता बताने का काम करेगा, उनको हम कहेंगे एडवर्ब। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि आपको क्या पता लगेगा कि विशेषता बता रहे हैं। फिलहाल तो इतना समझ लीजिए, ये नोट भी कर लें आप कि विशेषता किस किस की बताएगा? वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, सेंटेंस, कंजंक्शन। कल जो हमने डिस्कस किया या पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता हो, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो मैं इसे शॉर्ट में ये भी कह सकता हूँ
कि नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त जिसकी जो विशेषता बतानी होती है वो सारा काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। नाउन और प्रोनाउन तो जाएगा एडजेक्टिव के पास, बाकी जितने भी चीज़ें हैं जिनको कि मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसकी विशेषता बताई जा सकती है, उन सभी की विशेषता, अदर थिंग्स की जो विशेषता हैं वो काम करेगा एडवर्ब। और ध्यान रहे अंग्रेजी का विस्तार एंडलेस है, अंग्रेजी तो एक अंतहीन विस्तार लेके एक भाषा है। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, एसएससी, बैंक, जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको। इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपको जाना नहीं है। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और भी बहुत गहरा मैटर हो सकता है, लेकिन उससे आपको लेना देना नहीं है। फिलहाल हमारी जो सीरीज चल रही है ये एसएससी, बैंक, सीडीएस और एनडीए के लिए चल रही है। ऐसे क्लैट, कैट, ये सब एग्जाम्स भी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर दूँ। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव, बाकी के चीज़ों की विशेषता बताता है वो कहलाता है एडवर्ब, राइट। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये विशेषता बता रहे हैं। हाउ विल यू कम टू नो वेदर द गिवन वर्ड इज़ क्वालिफाइंग दिस वर्ड। तो ये समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही रन्स वेरी फास्ट। एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, लकीली ही वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं और अब देखते हैं कि कौन सा शब्द क्या है। अभी तक हमने क्या सीखा है, नाउन की पहचान करना, प्रोनाउन की पहचान करना, एडजेक्टिव को सीख लिया है। एडवर्ब बता रहा हूँ मैं आपको, तो जितना आए उतना मार्क करेंगे। ही है वो एक प्रोनाउन है, और मैं आपसे पूछूं कौन सा पर्सन है तो आपका आंसर होना चाहिए थर्ड पर्सन है। रन के बारे में हालांकि हम आगे वर्ब पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए समझ जाएं कि वर्ब है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फास्ट वर्ड का संबंध किससे है, ठीक है, फास्ट शब्द है वो किसके लिए आ रहा है, ही के लिए, रन के लिए, वेरी के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये फास्ट जो है वो आ रहा रन के लिए। रन क्या है, वर्ब है, और वर्ब के लिए जो शब्द आएगा, अभी मैंने बताया कि जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाता है, एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब से पहले, चूंकि मैंने अभी कहा था आपको नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी विशेषता बताएंगे वो सारे एडवर्ब होते हैं। और विशेषता बताने से मतलब है जनरली, सामान्यतया, हर बार नहीं होता, ध्यान दें इस बात पे, कभी कभी या सामान्यतया ऐसा होगा कि जिसकी विशेषता बताएगा उससे ठीक पहले आएगा। तो एडवर्ब से पहले आ रहा है वेरी, तो इसे भी आप एडवर्ब ही कहिए, क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब ही कर सकता है। कल के सेशन की पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने, जिसमें आपको दिख रहा था कि नाउन से पहले मैंने एडजेक्टिव लगाया था, ठीक है, वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा था। ठीक ऐसे ही ये एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में जाएंगे तो देखिए, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन, फिर से थर्ड पर्सन है ही, इज है वो वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑनेस्ट शब्द का किससे संबंध है, क्या वेरी से है, क्या इज से है, या ही से है, तो आपका आंसर होगा कि ही से है। और बता रखा है आपको कि जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम, एडजेक्टिव से पहले आने का काम कौन करता है, एडवर्ब। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये एडवर्ब हुआ, ठीक है। नीचे वाले में चलेंगे तो देखिए, ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे एक वर्ब है। एक बार नो के बारे में जानकारी आपको नहीं है, देयर के बारे में जानकारी नहीं है अभी आपको, मैं मार्क कर सकता हूँ लेकिन आपको नहीं पता, छोड़ देते हैं एक बार। एट द टाइम ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन, आप ये देखेंगे अगर कि ये ओ द लगा रखा है, द के बाद में एक शब्द है। अब आप कहें कि सर आगे भी शब्द हैं, ओ भी है, बॉम्ब भी है, एक्सप्लोजन भी है, तो मैंने कहा था 3 शब्द सीरीज़ में होंगे, एक होगा एडवर्ब, फिर होगा एडजेक्टिव, फिर होगा नाउन। लेकिन चूंकि यहाँ प्रेपोजिशन लग गया तो हम इसको आगे काउंट नहीं कर सकते, तो यहीं तक काउंट करेंगे। यहीं तक काउंट करोगे तो ये आपका हो गया नाउन,
ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लगता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बॉम्ब एक्सप्लोजन है। तो यहाँ बॉम्ब भी नाउन है और ये भी नाउन है, और दो नाउन है तो इसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। वो बाद की बातें हैं, जब टॉपिक पे आऊँगा तो पूरा बताऊँगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये पूरा सेंटेंस था, ही से लेकर एक्सप्लोजन तक पूरा सेंटेंस था। इसका मतलब ये है कि सौभाग्य से वह बॉम्ब विस्फोट के टाइम पर, बम विस्फोट हुआ उस समय वो वहाँ नहीं था। तो ये ही से लेकर एक्सप्लोजन तक जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए लकीली का प्रयोग है। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस के पहले लग रहा है तो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है, उसी की विशेषता बता रहा है। तो पहले सेंटेंस में अगर आपसे पूछे कि एडवर्ब क्या काम कर रहा है, तो एडवर्ब यहाँ पे दो काम कर रहा है। फास्ट जो है वो तो रन की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब वर्ब की विशेषता है। ठीक है, और ये वेरी जो है वो विशेषता बता रहा है इसकी, इसका मतलब ये हो गया आपका एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे दो विशेषताएं हैं, एक वर्ब की विशेषता है, एक एडवर्ब की विशेषता है। नीचे वाले में देखेंगे तो ये एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे विशेषता किसकी है, एडजेक्टिव की। नीचे वाले में पूरे सेंटेंस से पहले आ रहा है तो ये पूरे सेंटेंस की विशेषता है। तो कुल मिला के मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि जिसकी विशेषता बताएगा उससे पहले आ जाएगा। एक सामान्य सी बात ऐसे ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप। ऑनेस्ट को एडजेक्टिव बताने का एक पीछे कारण ये भी था कि डिग्री बन सकती है, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ये सब बातें आपको खुद से रिवाइज करनी है, बार बार में पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ से इसको देख लीजिएगा। दूसरा तरीका, तो एडवर्ब पहचानना सीख रहे हैं। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं आप कि किसके पहले आ रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर मॉडिफाई इन शब्दों को करे तो मान लेना कि वो एडवर्ब है। दूसरी चीज़ देखो कैसे पता लगा सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको एलवाई एंडिंग वर्ड्स देखने हैं। एलवाई एंडिंग वर्ड्स, जनरली जिन शब्दों के एंड में एलवाई होता है उनको हम कहते हैं एडवर्ब। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि हर एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब नहीं होगा। मैं फ़िलहाल सामान्य बातें कर रहा हूँ, केवल ऊपर ऊपर से लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। जब हम टॉपिक में जाएंगे तो सीधा हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुट होते हैं, तो हम थोड़ी गहराई की बात भी करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि एक वर्ड आपको दिख जाए तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, वर्ड कैटेगरी समझ में आनी चाहिए। एलवाई एंडिंग वर्ड्स में एक वर्ड लिया सब हमने नाइसली, एक वर्ड ले लिया मैंने फ्लुएंटली, एक वर्ड ले लिया बैडली, एक ले लिया स्लोली, ठीक है, एक वर्ड ले लिया मैंने क्विकली। और मैं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इन सभी के एंड में एल वाई है। तो जिन वर्ड्स के एंड में एल वाई होता है वो एडवर्ब हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक शर्त है, देयर इज़ अ प्रोविजो। एक वर्ड बताता हूँ शर्त के लिए। शर्त के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशन। कंडीशन के साथ साथ आप एक नया शब्द सिखा रहा हूँ, प्रोविजो कह सकते हैं, प्रोविजो, ठीक है। ये होती है शर्त। कंडीशन भी कहा जा सकता है, प्रोविजो भी कहा जा सकता है, दोनों का मतलब ही शर्त होगा। तो ये सारे शब्द एडवर्ब हैं क्योंकि इनके एंड में एल वाई है। लेकिन प्रोविजो क्या है, कंडीशन क्या है कि एल वाई हटने के बाद जो ये शब्द बच गए, नाइस बचा हुआ है, यहाँ फ्लुएंट बचा हुआ है, यहाँ पे बैड बच गया, यहाँ स्लो बच गया और यहाँ क्विक, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि जब एडजेक्टिव के साथ में आप एल वाई जोड़ते हैं तो आने वाला शब्द बनता है एडवर्ब। जब आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ते हैं तो जो शब्द आपका निकल कर आएगा वो बनेगा एडवर्ब। ये बात नोट कर सकते हैं आप। कुछ
भ्रामक शब्द भी होते हैं, एलवाई होगा, एडवर्ब नहीं होगा, लेकिन दैट विल डिस्कस लेटर। जब हम आएंगे एडवर्ब पर तब हम डिस्कस करेंगे। यह पैटर्न समझिए कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ इस सीरीज़ में, हो क्या रहा है। इस सीरीज़ में शुरुआत में केवल बेसिक चल रहा है कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में प्रवेश करने लायक बन जाएं। हम टॉपिक पर सीधा आते तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती बीच बीच में, तो बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम पूरे टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे जैसा कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करते चलेंगे। नंबर 3, तीसरा तरीका, आप सबसे पहला काम करिएगा मैन वर्ब निकालना है। मैन वर्ब के लिए फ़िलहाल समझ लो इतना कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है वो मैन वर्ब है। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से समझिए, किताबी भाषा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट तरीका जिससे आप पहुँच जाएंगे। तो जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म निकाल सकते हो मैन वर्ब। और मैन वर्ब से आप प्रश्न पूछेंगे कुछ, एक प्रश्न पूछेंगे आप वेयर से, एक क्वेश्चन पूछेंगे आप हाउ से, एक प्रश्न पूछेंगे व्हेन से, एक प्रश्न पूछ सकते हैं हाउ ऑफन से, एक प्रश्न पूछ सकते हैं टू व्हाट एक्सटेंट से। मैं इनको हिंदी में लिख दूं ताकि कोई भी समस्या ना रहे। वेयर का मतलब हो गया कहां, हाउ का मतलब हो गया कैसे, व्हेन का मतलब हो गया कब, हाउ ऑफन का मतलब हो गया कितनी बार, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब हो गया किस हद तक या किस स्तर तक। तो जब इनमें से किसी का आंसर मिलेगा तो मानकर चलिए कि वो एक एडवर्ब होगा। ये एक और तरीका एडवर्ब को फाइंड आउट करने का, एग्जाम्पल से समझेंगे, नोट कर लें इस बात को। सो इफ वी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मैन वर्ब, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वी कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, एंड वॉट एवर आंसर वी गेट विल बी कॉल्ड एन एडवर्ब। तो इनसे प्राप्त होने वाला आंसर एक एडवर्ब होगा। ये तीसरा तरीका है। क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक? एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस की विशेषता बताए। एक पढ़ा है कि एडजेक्टिव के साथ में एलवाई लग गया तो वो एडवर्ब हो जाएगा, और तीसरा पढ़ा है कि मैन वर्ब से अगर ये क्वेश्चंस पूछेंगे आप तो जो भी आंसर आपको मिलने वाला है वो भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इससे एक सेंटेंस से समझिए कैसे निकल कर आएगा एडवर्ब। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, ही एक्ट्स नाइसली। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इसके अंदर निकालें पार्ट ऑफ स्पीच, तो ही है वो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, एक्ट है वो वर्ब है, मैन वर्ब है क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म बनती है और जिसमें एस और ईएस जोड़ सकता है वो वर्ब हो सकती है। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड अभिनय करने को बोलते हैं। नाइसली है वो एडवर्ब है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि दो तीन तरीकों से निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है कि इसमें एलवाई लगा हुआ है, जिन वर्ड्स के एंड में एलवाई होता है वो एडवर्ब होते हैं, और नाइस बचा हुआ है तो नाइस एडजेक्टिव बचा हुआ है। एक और तरीका इसका ये है कि एक्ट यहाँ पे वर्ब है, इससे आप अगर पूछोगे हाउ, अगर यहाँ आपने क्वेश्चन पुट कर लिया हाउ से, तो आपका आंसर आएगा ये वाला। कैसे प्रश्न पूछोगे? हाउ डज ही एक्ट, प्रश्न ये बनेगा, हाउ डज ही एक्ट, वह कैसे अभिनय करता है, तो आपका आंसर आएगा वह बहुत अच्छे तरीके से अभिनय करता है नाइसली। तो नाइसली आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, एक और देखना, मैं अगर यूं लिखूं, सुमित लिव्स इन जयपुर, सुमित लिव्स इन जयपुर, फिर से हम ये निकालें तो सुमित यहां पे हो गया नाउन, क्योंकि व्यक्ति का नाम है, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। लिव्स है वर्ब, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है, लिव, लिव्ड, लिव्ड। इससे पूछिए वेयर, इससे पूछिए आप वेयर, तो प्रश्न क्या बनेगा पहले वो समझें। प्रश्न बनेगा वेयर डज सुमित लिव। अब आप में से कुछ जल्दीबाजी में गलत देंगे आंसर, यहां पे आप कहोगे जयपुर, केवल जयपुर कहोगे तो मैं कहूंगा कि ये तो प्लेस का नाम है और ये नाउन है। ठीक है, आपको पूरा आंसर देना है, पूरा आंसर है इन जयपुर।
वेयर डज सुमित लिव कहाँ रहता है, तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा इन जयपुर, जयपुर में रहता है, तो इन जयपुर क्या हो गया आपका एडवर्ब। तो यहाँ पे इन जयपुर हमने निकाल लिया एडवर्ब। तो ऐसे इन क्वेश्चन से भी आप एडवर्ब निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात, नोट कर लें इसको भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉइंट नंबर 3 के सपोर्ट में। अगर आप केवल जयपुर कहेंगे तो विल बी कॉल्ड अ नाउन और प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा ये वर्ड, लेकिन इन जयपुर पूरा एडवर्ब है। कहाँ रहता है, इन जयपुर। एक और तरीका बताऊंगा एडवर्ब का, उसके बाद ऊपरी तौर पर आप एडवर्ब पहचानना सीख जाएंगे। देखिए एक और तरीका, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, अब मैं जब ये नाम लिख रहा हूं प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसको कि शॉर्ट में पीपी कह सकता हूं, प्रेपोजिशनल का पी, फ्रेज का पी, पीपी बोल सकते हैं इसको। तो पहले आपको ये समझना होगा कि फ्रेज क्या है, और फ्रेज समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक लैडर होता है इंग्लिश में, कहाँ से बढ़ते हैं आप। सबसे पहले आपको मिलता है फनीम, ठीक है, दूसरा मिलता है मॉर्फीम। अब मैं ज़्यादा कुछ गहरी बात नहीं करेंगे, बता रहा हूँ कि लैडर कैसे बनता है। इसके बाद बनता है आपका वर्ड, इसके बाद बनती है फ्रेज, इसके बाद बनता है क्लॉज, इसके बाद बनता है सेंटेंस, ठीक है, और इसके बाद बनता है डिस्कोर्स। ऐसे करके ये वर्ड लैडर बनता है एक। फिलहाल के लिए इतना समझना है आपको कि मैं फ्रेज निकालना कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फ्रेज वर्ड कहाँ से है। थोड़ा सा बता देता हूँ। फनीम है वो साउंड है, कोई भी साउंड, किसी भी लेटर की साउंड। मॉर्फीम है वो 2 प्रकार के जो लेटर्स होंगे उनकी साउंड मान लीजिए। कुछ चीज़ों को जोड़कर जो साउंड बनता है वो मॉर्फीम है। जैसे क्लासरूम, क्लास और रूम 2 हैं तो ये मॉर्फीम कहलाता है। एक सिंगल लेटर की साउंड है, फनीम कहलाता है। इनसे बनेगा फिर एक शब्द, एक शब्द बन जाता है जो 2 अलग टुकड़ों में टूटता नहीं है ना। जो टूटते हैं शब्द बीच में से या कहीं सफिक्स प्रीफिक्स ये सब निकाल लेते हैं। जैसे क्लासिक है, क्लासिक में आपने इक निकाल लिया एक, ठीक है, क्लास प्लस इक, लेकिन मैं केवल क्लास कहता तो फिर वो एक वर्ड होता। तो जो शब्द टूटता नहीं है वो वर्ड है। वर्ड्स को जोड़कर जो बनता है वो फ्रेज है। मेरा मुख्य उद्देश्य इस लेटर को बताने का इतना ही है कि ये आप समझ जाएं कहानी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले साउंड, लेटर वगैरह छोड़ दीजिए, लेटर वगैरह कुछ नहीं। मॉर्फीम जो है वो होता है कि आप कोई शब्द है उसको 2 अलग अलग ध्वनियों में तोड़ सकें। उसके बाद बनता है वर्ड जो टूटेगा नहीं, रूट होगा। वर्ड्स को जोड़ेंगे तो बनेगा फ्रेज, फ्रेज से बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से बनता है वाक्य, और वाक्य से चलता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब जो भी बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, आम बोलचाल की भाषा में हो सकता है। डिस्कोर्स जो किताबों में लिखा है वो हो सकता है, तो वो डिस्कोर्स है, वहाँ तक की इंग्लिश चलती है। और अपने काम की जो चीज़ें होती हैं वो यहीं से शुरू होती है कहानी, यहाँ से वोकैब शुरू हो जाती है आपकी, और वोकैब शुरू होते होते फ्रेज भी आती है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर क्लोज के इस तरह के वाक्य भी आते हैं, सेंटेंस भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं। फिर डिस्कोर्स, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई पैराग्राफ दे दिया, ऐसा भी होता है। ये चीज़ आपके काम की रहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं बता रहा हूँ कि फ्रेज क्या है। फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। अब ये शब्दों का समूह है, और थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों का समूह जो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है उसे कहते हैं फ्रेज। ऐसा कोई शब्दों का समूह जो पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है, खुद से मीनिंग नहीं निकलेगा लेकिन सेंटेंस में कहीं जोड़ दोगे तो मीनिंग पूरा देगा। जैसे मैं कहूँ इन द कार, तो इन द कार का मीनिंग एक्चुअल में तो ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 शब्द हैं, एक इन है, एक द है, एक कार है। ये आपके शब्द हैं, शब्दों का समूह है, इसलिए क्या है? फ्रेज है। लेकिन क्या इसका मीनिंग निकल रहा है फिलहाल? तो इन द कार का एग्जैक्टली हम लोग ये मीनिंग नहीं निकाल पाते कि किसकी बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ही इज़ इन द कार, तो आपको ये फ्रेज पूरा मीनिंग देगी इस बार कि वह कार में है। तो ये किसी सेंटेंस में जुड़कर उस सेंटेंस को मीनिंग पूरा दे देता है, खुद से इसका मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा। तो फ्रेज किसे कहा जाएगा?
ऐसे शब्दों के समूह को जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता है लेकिन सेंटेंस में जुड़ने पर पूरा मीनिंग देगा, वो फ्रेज है। और ऐसी फ्रेज जो स्टार्ट होती है प्रेपोजिशन से उसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऐसी कोई फ्रेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, ऐसी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ऐसी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। फ्रेज हमने देखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपने आप में शब्दों का मीनिंग मतलब निकल नहीं पाएगा पूरा मीनिंग, सेंटेंस में जुड़कर पूरा मीनिंग देगा। और वो फ्रेज जो स्टार्ट होती है प्रेपोजिशन से इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, या शॉर्ट में पीपी कहा जाता है। जब ये कोर्स पूरा हो चुका होगा, आप पीछे से पीडीएफ को उठाकर या नोट्स अगर बना रहे हो देखोगे तो पता लगेगा इंग्लिश कितनी आसान बन चुकी है। हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, जो डाउट्स आपके हैं वो सब डाउट्स क्लियर होंगे, बस ज़रूरत है रेगुलर रहने की। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो हैं वो भी एडवर्ब हो सकती हैं, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज केवल एडवर्ब होती हैं ऐसा नहीं है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दो काम कर सकती हैं, या तो एडजेक्टिव का और या फिर एडवर्ब का। ये एडजेक्टिव भी हो सकती हैं और ये एडवर्ब भी हो सकती हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव भी हो सकती हैं, एडवर्ब भी। अब फिर से जाइए उस एडजेक्टिव वाले टॉपिक में, क्या बताया गया था, तो ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव हैं। तो जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज एडवर्ब हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो ये इतना पिछले चीज़ों को लिंक करते हुए चलना, नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा तो एडजेक्टिव है वरना एडवर्ब है। अब मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ और आप बताना कि क्या चीज़ है। जैसे मैं लिखूँ, देयर इज अ चेयर विद ब्रोकन लेग। ये एक सेंटेंस है, देयर इज अ चेयर विद ब्रोकन लेग। फिलहाल के लिए समझ जाएं कि देयर है वो एडवर्ब है। अब देयर को आप एडवर्ब मान लीजिए, बाकी एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इज है वो वर्ब है, ए है वो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन है। अब ये विद ब्रोकन लेग अगर अलग अलग निकालूंगा मैं तो विद कहूँगा प्रेपोजिशन है, ब्रोकन है वो एडजेक्टिव है, लेग है वो नाउन है। अलग अलग निकालोगे तो लेग तो नाउन होना ही था क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट ब्रोकन लेग पूरा है, लेकिन लेग तो यहाँ पे नाउन है और ये लेग की विशेषता है। लेग कैसा है, जो कुर्सी के पैर होते हैं उसके लिए कहा गया टूटा हुआ पैर। 4 पैर है तो एक टूटा हुआ है, तो ब्रोकन लेग। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे को एक साथ में लूँ तो इसे मैं कहूँगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्यों कहूँगा, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है विद से, और शब्दों की संख्या यहाँ पे 3 है, विद है, ब्रोकन है, लेग है। ठीक है, तो ऐसा शब्द समूह जो किससे स्टार्ट होता हो, प्रेपोजिशन से, उसे कहा जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए मैंने कहा कि इट कैन वर्क एज ईदर एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। ये या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अब आपको ये देखना है कि विद ब्रोकन लेग का संबंध है किससे, देयर से है, इज से है, ए से है, चेयर से है, तो आप कहेंगे चेयर से है। ठीक है, भी चेयर ही तो है ब्रोकन लेग की। अगर चेयर है तो इसका मतलब चेयर तो नाउन है, अभी हमने कहा नाउन, और नाउन के लिए अगर कोई चीज़ आ रही है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको, ये एडजेक्टिव हो गया। अब फिर ये एडवर्ब कैसे निकलेगा वो देखिए। देखिए ये एडवर्ब कैसे निकलेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मैंने लिखा, ही डज एवरीथिंग विद अटमोस्ट केयर। ये एक सेंटेंस है, ही डज एवरीथिंग विद अटमोस्ट केयर। ही हो गया प्रोनाउन,
डज हो गई वर्ब, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन सकती है डू, डिड एंड डन। एवरीथिंग हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो फिलहाल आप समझिए नाउन है, क्योंकि मैंने आपको नाउन के फंक्शन सिखाए थे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो यहाँ पे नाउन है एवरीथिंग। ठीक है जी। अब देखिए विद अटमोस्ट केयर जो है ये एक हो गया प्रेपोजिशन फ्रेज, पीपी हो गया ये, क्योंकि विद से स्टार्ट है और 3 शब्द हैं तो पीपी है। एडजेक्टिव या एडवर्ब में से क्या है, तो इसका संबंध किससे है वो देखो। तो इसका संबंध है डज से, कि वह हर चीज़ को बहुत केयर से करता है, बहुत सावधानी से करता है। तो बहुत सावधानी से क्या कोई भी चीज़ है वो करता है, तो डू की विशेषता है, डज की विशेषता है, डज वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, इसका मतलब ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे विद अटमोस्ट केयर है वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रेपोजिशन फ्रेजेस से भी एडवर्ब निकाल सकते हैं। एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ये एडवर्ब निकालना सीख लिया हमने। पिछले सेशन में हमने एडजेक्टिव निकालना सीखा था, प्रोनाउन निकालने सीखे थे, कि कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, थोड़ा सा वर्ब का पता हो, इंटरजेक्शन का पता हो। तो ये CDS में जो मैंने कहा था 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। अब मैं आपको थोड़ी वोकैब बता देता हूँ। इससे नेक्स्ट सेशन में हम वर्ब और इंटरजेक्शन दोनों साथ में ले लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे सिलेबस की हमारे, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। वोकैबलरी की बात करें तो पिछले कुछ वर्ड्स तो मैंने बता ही दिए, एक बार फिर से हम चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। यस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड एमिएबल, एंड व्हाट डिड आई टेल, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि अगर एबल शब्द हो तो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब फ्रेंडली है। मैंने कहा था हर ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब नहीं होता, जब ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव है और ये ly है। इसका मतलब मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि ly हटाने के बाद बचने वाला शब्द एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड बचता है जो कि एक नाउन है। ठीक है। इंडोलेंट का मतलब लेजी है, इंडोलेंट वॉज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ल्यूक्रेटिव भी एडजेक्टिव है, IVE दे रखा है। बेनिफिशियल, AL एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। म्यूनिफिसेंट का मतलब काइंड या जेनरस, दयालु था। यर्न का मतलब डिज़ायर, इच्छा करना, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव था। कमेंडेबल में एबल लगा हुआ है तो ये प्रशंसनीय है, एडजेक्टिव है। स्पेशियस में OUS दे रखा है तो ये सफिक्सेस से हमने एडजेक्टिव्स निकाले थे, इसका फोर्जरी, फेक या शैम है। आज के वर्ड्स की अगर बात करें तो आप लिखिए पहला शब्द आज का, एक वर्ड लिख सकते हैं आप पगनेशस, PUGNACIOUS, PUGNACIOUS, पगनेशस। पगनेशस का मतलब होता है क्वेरलसम। पगनेशस का मतलब क्या होता है? क्वेरलसम, झगड़ालू। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी आपकी कमजोरी है इंग्लिश को लेकर उसको पूरे को दूर करना है। हिंदी वालों के लिए ये भी है झगड़ालू, पगनेशस। एडजेक्टिव होगा ये, क्योंकि इससे पहले इसमें लास्ट में OUS दे रखा है आपको, तो जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव में ही दिया जाता है, इसका मतलब क्वेरलसम भी एक एडजेक्टिव ही माना जाएगा। तो पगनेशस का मतलब है क्वेरलसम। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, लास्ट में एक्सरसाइज कर लेंगे और वही एक्सरसाइज आपको कमेंट के थ्रू मेरे को बताना है। दूसरा देखिए वर्ड, एक वर्ड मैंने लिखा इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। इलिसिट से मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी या अवैध। गैर कानूनी या अवैध। इलिसिट का मतलब है इलीगल, गैर कानूनी या अवैध। ठीक है, इलिसिट ये भी एक एडजेक्टिव है।
ये मुझे प्रैक्टिस में है, बाकी आप सेंटेंस देख के समझ जाएंगे कैसे एडजेक्टिव हुआ। नंबर 3, हम जैसे लिख सकते हैं एक वर्ड जोकंड, ये भी एडजेक्टिव है। जोकंड से मतलब होता है चीयरफुल, हंसमुख कह सकते हो, प्रसन्नचित्त कह सकते हो, हैप्पी कह सकते हो, खुश, प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त, खुश। ये तीसरा वर्ड हुआ जोकंड। नंबर 4 पे आप ले लें ग्रेगेरियस, काफ़ी बार आता है एग्जाम में, पूछा गया है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, जोकंड भी एडजेक्टिव था, और ये एडजेक्टिव है, दिख रहा है आपको, यूएस से एंड है। इसका मतलब है सोशल, जो झुंड में रहना पसंद करता है, जो सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ठीक है, उसे कहते हैं सामाजिक कह दीजिए। जो अलग थलग नहीं रहता, आइसोलेटेड नहीं रहता, झुंड में रहता है, समाज में रहता है, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। ठीक है, एक ले सकते हैं आप नेक्सस। नेक्सस नाउन है, इसका मतलब होता है कनेक्शन। नेक्सस से मतलब है कनेक्शन, कनेक्शन से मतलब है संबंध, संबंध को बोलते हैं नेक्सस, कनेक्शन। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स हमने सीखे, पग्नेशियस, इलिसिट, जोकंड, ग्रेगेरियस, नेक्सस। 2 शब्दों का पता लग रहा था आपको, OUS एंडिंग एडजेक्टिव है, बाकी मुझे प्रैक्टिस में है, आप सेंटेंस देख के समझ जाएंगे। अब करते हैं 1-2 क्वेश्चन इस पर। तो हमने एक वर्ड देखा नेक्सस, एक वर्ड देखा ग्रेगेरियस, एक वर्ड देखा इलिसिट, एक वर्ड है जोकंड, ठीक है, और एक वर्ड ग्रेगेरियस, नेक्सस, पग्नेशियस, एक वर्ड है आपका पग्नेशियस। इन वर्ड्स के बेसिस पर क्वेश्चंस देखिए आप, और ये खुद से भी ट्राई करना है आपको। जैसे डोंट थिंक ऑफ लिविंग विद हिम एज ही इज डैश। एक सेंटेंस और लेते हैं, दिस इज एन डैश कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 सेंटेंसेज। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस देखकर ये समझ में आना चाहिए कि विच पार्ट ऑफ स्पीच और विच वर्ड कैटेगरी इज रिक्वायर्ड। तो डोंट थिंक ऑफ लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने की मत सोचो क्योंकि वो ऐसा है। तो ये एज जो है वो कंजंक्शन है यहाँ पे, और कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज स्टार्ट होता है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट और वैसे प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे वर्ब हो गया। तो जब इज एम आर वॉज वर्ड लगता है तो लिंकिंग वर्ब होती है, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, प्रोनाउन या नाउन होता है। इन 5 शब्दों में से मैंने पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताया था आपको, नेक्सस बताया था नाउन, ये बताया था एडजेक्टिव, ये बताया था एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव। चूँकि नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन बचा एक नेक्सस, तो नेक्सस से यहाँ पे मीनिंग निकलेगा नहीं, और नेक्सस लगाओगे तो आपको एक आर्टिकल डिटर्मिनर कुछ चाहिएगा नाउन के लिए, तो आपको लगाना है एडजेक्टिव। तो उसके साथ रहने की मत सोचो क्योंकि वो ऐसा है। कैसा है? ग्रेगेरियस होता तो रहने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सामाजिक है। इलिसिट कि वो अवैध है, वो गैरकानूनी है, तो कोई व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जोकंड वह प्रसन्नचित है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो रहिए। तो पग्नेशियस यहाँ पे एक वर्ड है वो प्रॉपर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पग्नेशियस, क्योंकि वह झगड़ालू है इसलिए उसके साथ रहने की मत सोचो। दूसरा जो सेंटेंस है, दिस इज एन डैश अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बात समझिए, एन दे रखा डिटर्मिनर, और मैंने आपको सिखाया है कि 2 शब्द हो गए, एक ब्लैंक में जो आएगा वो, और एक शब्द जो बाद में आएगा वो।
यहाँ आएगा एडजेक्टिव और ये नाउन है ही। एडजेक्टिव आएगा तो पग्नेशियस तो हमने ले लिया, नेक्सस आएगा नहीं, इन तीन में से आने वाला है। इन तीन में से तो एन लग रखा है, वाउल अगर होगा यहाँ पे वाउल साउंड, आर्टिकल अगर आपने पढ़े हो तो वाउल साउंड अगर होता है तभी तो लगता है एन। वाउल साउंड केवल इलिसिट का है, बाकी तो जोकंड में जय का साउंड है, ग्रेगेरियस में गे का साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ वाउल साउंड के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इलिसिट। तो ये एक गैर कानूनी अनुबंध है, इलिसिट आएगा, ये आपका आंसर होगा। इनको नोट कर लीजिए। और ऐसे ही कुछ सेंटेंसेज, छोटे सेंटेंसेज हों, जितना आपको समझ में आता हो, बिना गूगल किए, बिना डिक्शनरी की हेल्प के कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना आंसर दें। तो ये था आज के सेशन में, हमने सीखा एडवर्ब की पहचान करना और नए वर्ड सीखे। पिछले 7 वर्ड्स और ये 5 वर्ड्स, टोटल हो गए 12। पिछले वर्ड्स को साथ साथ लेकर चलना है आपको, ऐसा नहीं है कि आज का आज याद करें पिछला भूल जाएं। नेक्स्ट सेशन में बातचीत होगी हमारी वर्ब के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा जो बेसिक था ऊपर ऊपर का वो मैं करवा चुका हूँगा नेक्स्ट वीडियो तक। इससे पहले वाले सेशंस देखना चाहते हैं तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, नाम नोट कर लें आप, इंग्लिश फॉर बैंक एंड एसएससी, एसएससी एंड बैंक ऐसा कुछ दे रखा है मैंने, इंग्लिश फॉर एसएससी एंड बैंक, ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पर पिछले सेशंस मिल जाएंगे आपको और पीडीएफ इसका मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम है आशीष क्लासेज, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और नोट्स बनाएं प्रॉपर इसके, ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी, वोकैब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो ये था आज के सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।